शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। आप जान ही रहे हैं हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें व्यवहार निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। उसके लिए जो आधार होता है वो दार्शनिक पृष्ठभूमि होती है, यानी शिक्षा जो व्यवहार निर्माण की प्रक्रिया है उसका आधार दर्शन शास्त्र है। और दर्शन शास्त्र की कई विचारधाराएँ हैं। उन विचारधाराओं में हम आगे बढ़ते हुए सांख्य योग दर्शन की तरफ पहुँचे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में आपने सांख्य योग दर्शन के अनुशासन के संदर्भ में उसका सांख्य योग दर्शन का जो मत था उसको समझा। अब हम देखना चाहते हैं कि जो सांख्य योग दर्शन है उसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। आज का वीडियो का जो प्रकरण है वह है सांख्य दर्शन का जो शैक्षिक निहितार्थ है उसको एक एक करके कुछ मूल बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो जो पहला प्रमुख है इसका योगदान है आज की शिक्षा में, वह है आधुनिक शिक्षा दर्शन को पुनर्जीवन प्रदान करने में। ये जो सांख्य दर्शन है इसका ये आधुनिक शिक्षा को पुनर्जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि भारतीय दर्शनों में बहुत ही आप जानते हैं कि बहुत बार ऐसा आरोप लगाया जाता था कि ये केवल आत्मज्ञान या मोक्ष पर ही बल देते हैं और मोक्ष के अलावा ये वास्तविक जीवन से दूर हो गए हैं, और इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। और कई दर्शनों में ऐसी विचारधाराओं का हम वैसे तो जब पूर्ण रूप से निरपेक्ष होकर देखा जाएगा तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसका भी उत्तर सांख्य योग दर्शन ने दिया कि लौकिक और अलौकिक जो विषय थे जीवन के पक्षों को समान महत्व दिया। और जो यह तर्क पुनर्जीवन प्रदान करने के संदर्भ में बात की जा रही है, इसने मनोवैज्ञानिक ढंग से जो अवस्थाओं का विवरण था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जिसको हम आज देख रहे हैं, वह महाभारत काल के पूर्व ही सांख्य योग दर्शन जब बना था हम तब से यह चला आ रहा है इस तरह का वर्गीकरण। और जो विधियों के संदर्भ में भी है, तो विधियों के संदर्भ में भी सांख्य योग दर्शन का बहुत ही बेहद भूमिका है, जिसके द्वारा ये आधुनिक शिक्षा को पुनर्जीवन देने में इसका बहुत ही योगदान हो सकता है। यदि इसको प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से जो तत्व मीमांसा है इसकी, जो इसके ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, तन्मात्राओं और महाभूतों के साथ जो स्नायु मंडल की जो संरचना का यहाँ कल्पना की गई है, यदि इसको अच्छे तरह से आत्मसात किया जाए तो निश्चित रूप से यह शिक्षा के ऊपर बड़ा ही दिव्य प्रभाव प्रदान करने वाला दर्शन है। दूसरा है कि यह लौकिक और अलौकिक जीवन के पक्षों को समान महत्व देने में है। इसका महत्व है क्योंकि इस जैसे आदर्शवाद हो गया, आदर्शवाद जैसी कई विचारधाराएं भारत की थीं, जिन पर यह आरोप लगता है कि वे केवल आत्मज्ञान यानी आत्मा या पारलौकिक जो विषय हैं उन पर ही महत्व देते हैं, अलौकिक विषय को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, लौकिकता की वे उपेक्षा करते हैं। इसका उत्तर सांख्य योग दर्शन ने दिया और लौकिक और अलौकिक दोनों का सम्मिश्रण प्रस्तुत किया। सांख्य योग दर्शन तत्व मीमांसा में एकांतवाद, अनेकांतवाद और बहुतत्ववाद को मानता हुआ द्वैतवाद को भी अस्वीकार करता है, जैसे व्याख्या कर ली जाए। लेकिन यह जो शरीर है इसका महत्व है इसको कहीं से भी नहीं नकारता, बल्कि इसके ऊपर विशेष बल देता है कि यह शरीर जितना सबल होगा, जितना योग्य होगा, चित्त अंतःकरण उतने ही निर्मल होंगे और विवेक उतना ही सुंदर विकसित होगा, जिससे कि ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया भी और सहज ढंग से हो सकेगी। इसके बाद है बाल विकास का मनोवैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत करने में। पहला दर्शन है इतना प्राचीन दर्शन जो कि मनोवैज्ञानिक विकास के संदर्भ में एक क्रम प्रस्तुत करता है और उसके अनुसार पाठ्यक्रमों को भी बताता है कि शैशवावस्था में ये पाठ्यक्रम ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम होना चाहिए, बाल्यावस्था में थोड़ा तथ्यात्मक होना चाहिए, रटने पर जोर देना चाहिए, और किशोरावस्था में आने पर उसको तर्क चिंतन की जो बातें हैं वो समझाना चाहिए। इस तरह से जो इसका पाठ्यक्रम और जो इसके बाल्यावस्था के शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की जो प्रस्तुतिकरण में है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद अगली बात करें तो अगली बात है आधुनिक तो लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने में यह जो है दर्शन, एक आपने देखा होगा पिछले वीडियो को तो आप जानते होंगे
कि यह सांख्य योग दर्शन किसी एक सत्ता को सर्वोपरि नहीं मानता है, बल्कि यह कहता है कि जितने भी प्राणी हैं, जिनका अस्तित्व है, वे आत्माएं ही परमात्मा हैं, वे स्वयं परमात्मा हैं। इसलिए सबका महत्वपूर्ण स्थान है और सबका अपना महत्व है, कोई किसी से कम नहीं है। कोई का मतलब कहने का कि किसी का मूल्य किसी से कम नहीं है। इसलिए यह लोकतांत्रिक मूल्यों की एक स्थापना करता है। और अगली बात है कि बालिक की अवस्था का मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ेंगे। या बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के संदर्भ में हम सांख्य योग दर्शन में देखते हैं तो यहाँ जो अवस्थाओं के अनुसार जो बालक की विशेषताएं हैं, उनका बृहद विवरण और उनको उस शिक्षा के उद्देश्य के अनुसार किस तरह से उनको परिमार्जित किया जाए, उसके लिए एक बेहतर पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि भी प्रस्तुत की जाती है। आधुनिक शिक्षण विधियों के सृजन में जो वर्तमान में आधुनिक शिक्षण विधियां चल रही हैं, उनके सृजन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जो व्याख्यान विधि, जो आप जानते हैं, जो विधियां हैं तर्क, अनुमान, और जो इसके पहले आपने पढ़ा होगा जो विधि को शिक्षण विधि के संदर्भ में प्रत्यक्ष विधि है, जो ह्यूरिस्टिक विधि, समस्या विधि, प्रोजेक्ट विधि, आज सभी विधियों का प्रयोग करने में ये आधार प्रदान करती है। और अनुमान विधि में भी यह इन्फरेंस जो होता है, आधुनिक जो रिसर्च साइंस है, जो शोध विज्ञान है, उसमें इन्फरेंस होता है। तो ये सब देन किसकी है? यह सब देन सांख्य योग दर्शन की है। और पाठ्यक्रम में विविधता, व्यापकता और मनोवैज्ञानिकता के संदर्भ में सांख्य योग दर्शन जो पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है, उसमें विविधता, व्यापकता और मनोवैज्ञानिकता के गुणों का भरपूर होना पाया जाता है, क्योंकि यह शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के अनुसार पाठ्यक्रम में विविधता को तय करता है, व्यापकता निश्चित करता है और मनोवैज्ञानिकता के आधार पर यह सब कुछ कार्य संपादित करता है, जिससे कि जो बालक की प्रकृति है, जो बालक की विशेषताएं हैं, उसके अनुसार बालक में विकास हो सके। इस तरह से आज के इस वीडियो के अंक में हमने सांख्य योग दर्शन का जो शैक्षिक निहितार्थ है उसको समझने का प्रयास किया। आप कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी कहना है कह सकते हैं। चैनल लाइक करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने पर भी विचार कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।